आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपनी अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं जीके स्ट्रेटेजी के कुछ मज़ेदार तरीके से। और उम्मीद करती हूँ कि जो पिछले टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज फिर हम गांधी जी पर पार्ट 2 बनाएंगे। अब पार्ट 1 आपने देखा होगा, समझ में आया होगा। अगर न देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ देखें। उससे आपको एक एक फैक्ट्स क्लियर होंगे और गांधी जी के बारे में आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली 100% आपको मदद मिलेगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं गांधी जी आज पार्ट 2। तो फिर पहले हम कुछ पिछली बातें जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक कि क्या क्या था। हमने देखा कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। पिता उनके करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई थी, पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आरंभिक शिक्षा उनकी पोरबंदर एवं राजकोट में हुई और बैरिस्ट्री 1889 से 91 तक इंग्लैंड में पढ़ाई की और फिर 91 में वापस आए। फिर 93 में वो गए साउथ अफ्रीका। वहाँ पे उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए और उसके बाद फिर फाइनली वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं इंडिया। इसलिए 9 जनवरी को हम NRI डे या भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं, मैंने कल ये चर्चा नहीं की कि हम डेट कैसे याद रखें कि 1915। तो मैंने बताया था कि जब वो 1993 में गए थे, है ना, सॉरी 1893 में गए थे। तो तैर के गए थे। हमने क्या देखा, कैसे गए थे गांधी जी? तैर के गए थे, मैंने बताया था। तो फिर हम देखते हैं 1915 में आप देखो क्या साउंड आ रहा है, 15। तो हमने देखा कि वो तैर के गए थे लेकिन आए कैसे थे? पैदल। 15 पैदल। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कैसे आए? पैदल आए। तो यहाँ 15 और पैदल को आप कोरिलेट कर लेंगे तो आपको हमेशा डेट याद रह जाएगी। तो फिर हम देखते हैं गांधी जी ने आने के बाद क्या क्या किया इंडिया में। तो फिर अब उनका नया सफ़र शुरू होता है, राजनीतिक सफ़र भारत में। और जो पूरा राष्ट्रवाद आंदोलन सब उनके इर्द गिर्द दिखेगा आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी जब आते हैं तो 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो 1916 इसे हम कैसे याद रखें? 1916 मतलब आप 16 रुपए लिए आश्रम बनाने के लिए। आप बस इसे को रिलेट करिए कि गए कोई 19 लोग आए आश्रम में रुकने के लिए, तो गांधी जी बोले कि भाई मैं 16 रुपए लूँगा। तो 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916। तो जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। तो फिर गांधी जी 1915 में आ गए थे। तो गांधी जी जब आए तो भारतीयों को ब्रिटिश का मदद करने के लिए कहा और सेना में भर्ती होने के लिए कहा ब्रिटिश की तरफ से। तो इसके लिए गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई और गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट तक कहा गया। लेकिन इसके पीछे गांधी जी की कूटनीति थी। उन्होंने अपने कूटनीति का परिचय देते हुए न चाहते हुए अंग्रेज़ों की मदद की। क्यों? क्योंकि गांधी जी भारतीय राजनीति और जनता के लिए नए थे। क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे, पहले रहते थे, तब छोटे थे और 21 साल तक वो विदेश रह के आए थे और साउथ अफ्रीका रह के आए थे। तो यहाँ के जनता केवल सुने थे उनके बारे में कि हाँ गांधी जी ऐसे, गांधी जी वैसे, लेकिन उनको नज़दीकी कोई नहीं जानता था कि गांधी जी कैसे हैं। तो गांधी जी को पहले जो लोग थे वहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए वो उन्होंने समय चाहिए था। और उन्होंने क्या इसके लिए क्या प्रयास किया? पहले गांधी जी के तो भाई विचार तो बड़े उच्च थे कि साधारण जीवन, साधारण वेशभूषा। वो उनका कहना क्या था ना कि वेशभूषा और आपका रहन सहन ऐसा हो कि कोई व्यक्ति आपसे मिले तो उसे हेजिटेट ना हो, वो आपसे आराम से बात कर सकें। तो जिसके लिए उन्होंने जो सूट बूट पहनते थे साउथ अफ्रीका में उसे छोड़ दिया और साधारण वेशभूषा एक धोती पहनने लगे, ताकि आम इंसान को अगर उन्हें देखे तो अपनी तरफ ही लाए, उनसे बात करने में, उनसे मिलने में उसे कोई संकोच ना हो। तो गांधी जी लोगों से जुड़ने के लिए अपनी साधारण वेशभूषा अपनाए। वह केवल एक धोती पहनते थे और सादा जीवन जीते थे। तो आपने देखा कि गांधी जी ने आप देखा था कि अपने गुरु के कहने पे 1 साल तक भारत भ्रमण किया। तो भारत की स्थिति के बारे में उन्हें
अंदाज़ा हो गया था कि भारत में इस समय क्या चल रहा है। भारत की स्थिति बड़ी दयनीय थी, ब्रिटिश उनका शोषण कर रहे थे। तो फिर गांधी जी का शुरू होता है आंदोलन। अब गांधी जी के आंदोलन का दौर शुरू होता है, फिर उसे अब हम देखते हैं। अच्छा हाँ, आप एक बात याद रखिए, जब गांधी जी ने लोगों को भर्ती करने के लिए बोला तो ब्रिटिश सरकार उनसे बहुत खुश हो गए और उन्हें 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। तो फिर चलिए हम देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से प्रमुख आंदोलन थे गांधी जी के। तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि चंपा के बाद खेड़ा, क्योंकि अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही 1918 था। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि खेड़ा पहले था कि अहमदाबाद पहले था। तो आप बस एक लाइन याद रखिएगा कि चंपा के बाद खेड़ा, कि पहले चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। तो हम ये कैसे याद रखें कि चंपारण डेट कैसे याद रखें? देखिए मेन दिक्कत होती है डेट की। आप इसे सुनेंगे कहानी की तरह तो सब चीज़ याद रह जाएगा, लेकिन डेट कैसे याद करें? तो चंपारण जो सत्याग्रह था उनका 1917 में हुआ था। तो 1917, 17 मतलब खतरा। तो गांधी जी को जो बिहार के लोग थे, चंपारण के लोग थे, उन पर खतरा महसूस हुआ। कब खतरा महसूस हुआ? 1917 में। तो ऐसे आप को रिलेट कर सकते हैं कि 1917 में खतरा था। तो फिर वहाँ पे क्या था कि बिहार के चंपारण में 3 कठिया पद्धति थी और जिसके अंतर्गत वहाँ पे नील की खेती की जाती थी। लेकिन हुआ क्या कि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई, तो जिसकी वजह से यूरोपीय नील कंपनी के मालिक जो थे नील उत्पादन बंद कर दिया। अब भाई जब किसान नील उत्पादन कर रहा था, उसे पैसे मिल रहे थे, भले कम ही मिल रहे थे लेकिन कुछ तो मिल रहे थे। 3 कठिया मतलब आप समझो कि आधे से भी कम मिलता होगा। तो किसान भी 3 कठिया पद्धति को नहीं चाहते थे। अब नील की खेती से ज़मीन बंजर हो जाते थे, किसान भी नहीं चाहते थे, यूरोपीय मालिक भी नहीं चाहते थे कि अब हो। लेकिन कर हो क्या रहा था कि नील मालिक जो थे अनुबंध समाप्त करने के लिए अवैध वसूली कर रहे थे, लोगों से टैक्स ज़बरदस्ती ले रहे थे। तो एक वहाँ के थे राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी को इस स्थिति से अवगत कराया। तो गांधी जी वहाँ पे एक कमेटी बनाई और किसानों को जो अवैध वसूली चल रही थी उसमें से उन्होंने उन्हें 25% वापस दिलाया। और इस कार्य में उनके सहयोगी कौन कौन से थे? तो उनके सहयोगी थे जे.बी. कृपलानी, महादेव गोसाई और राजकुमार शुक्ल, नरहरि पारिक। अब उस सहयोगी को हम याद कैसे रखें? तो एक ट्रिक आप यहाँ भी लिख लो कि महादेव हरि की राज पर कृपा हो गई। महादेव से महादेव गोसाई, हरि से नरहरि पारिक और राज से कुमार शुक्ल और कृपा से जे.बी. कृपलानी, ये लोग सहयोगी थे। और विरोध कौन कर रहा था? विरोध कर रहे थे एन.जी. रंगा। तो इन्हें हम कैसे याद रखें कि रंगा ने अपना रंग दिखा दिया। तो ये अभी मैं ना चाहूँ तो गांधी जी इतनी विस्तृत है कि उनका अध्ययन करते रहो तो पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन लोग उतना टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम मेन चीज़ों पे ही फोकस रखते हैं और आगे देखते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे पहली ये भारत में मिली उनकी पहली जीत थी। कहाँ? चंपारण में। तो आपने देखा कि यहाँ पर उन्होंने 25% किसानों को दिलाया, वापस कराया। फिर आता है उनका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918। आपने चंपारण देखा कि 1917, 17 मतलब खतरा, तो चंपारण में खतरा कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ तो इसे हम ये हुआ था 1918 में। इसे हम कैसे याद रखें? तो आप देखिए कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी मजदूरी करता हो तो उसकी उम्र मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? मिल में काम करने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो इसे आप याद रखोगे, जहाँ मिल देखोगे तो हाँ याद रहेगा कि मज़दूरों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो इससे आपको डेट याद रहेगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। अच्छा, वहाँ पे हुआ क्या था कि वहाँ पे प्लेग आया। प्लेग आप जानते हैं चूहों से फैलने वाली बीमारी है।
तो जब प्लेग था उस समय, जब मिल जो मज़दूर थे वो काम करते थे, तो उस समय उन्हें 50% बोनस दिया जाता था, क्योंकि मरने जीने की कोई गारंटी नहीं थी कि कब कौन मर जाए। लेकिन जब धीरे धीरे प्लेग ख़त्म हो गया तो मज़दूरों को बोनस कम कर दिया गया, 20% मिलने लगा। और फिर लेकिन मज़दूर भाई जो अपना गंवा चुके थे, जिनके पास कुछ नहीं बचा था, वो 50% की मांग कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने अंतिम अस्त्र, गांधी जी सत्याग्रह करते थे, वो अटल रहते थे अपनी बात पे, हाँ, लेकिन वो हड़ताल नहीं करते थे, उनका अंतिम अस्त्र हड़ताल होता था। वो जब भी उन बहुत ही मजबूर हो जाते तब वो हड़ताल का प्रयोग करते हैं। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में अपने अंतिम अस्त्र हड़ताल का प्रयोग किया, और मज़दूरों को न मज़दूरों जैसे जो चाहते थे कि 20% वहाँ के मालिक थे, लेकिन गांधी जी ने प्रयास किया और मज़दूरों को 35% बोनस दिलाया। तो फिर अब नेक्स्ट उनका आंदोलन था खेड़ा में। खेड़ा भी क्या था, 1918 में। और वहाँ मुद्दा क्या था, वहाँ भी अकाल था, वहाँ अकाल पड़ गया था। और अकाल पड़ने के बाद भी किसानों से भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। भू राजस्व की जब किसानों से वसूली की जा रही थी, जिसके पास खाने को नहीं है वो भू राजस्व कैसे देगा। तो विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया। विट्ठल भाई पटेल कौन थे, सरदार पटेल की बड़े भाई थे। तो वहाँ पे उन्होंने यह आंदोलन किया, और जितने वहाँ के किसान थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर किया कि वहाँ से उन्हें ये अनुमति मिली कि जो सक्षम है किसान वही देगा कर, अन्यथा कर माफ़ करा दिया गया। यहाँ पे एकदम कर फ्री हो गया। और यहाँ पे सहयोग कौन कौन किया था, इंदुलाल याग्निक ने। तो ये इंदुलाल याग्निक को हम कैसे याद रखें, सहयोगी थे भाई। अगर हम कर किसानों का माफ़ करा रहे हैं तो किसी यज्ञ से छोटा काम थोड़े है, यज्ञ जैसा काम है। तो याग्निक थे। आप जिस भी नाम में याग्निक देखेंगे, याग्निक आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हुआ, अब 1918 ख़त्म, अब नेक्स्ट हुआ खिलाफत आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु कहा जाता था, तो अली बंधुओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। किसने की, अली बंधुओं ने। और अली बंधुओं का नाम क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली। शुरुआत की। और हुआ क्या था कि तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। जब विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की हार गया था और तुर्की के साथ अन्याय हुआ था, तो उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो दिल्ली में नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता होती है, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी जी। तो फिर होता क्या है कि जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में पहली बार असहयोग चलाने का निर्णय लिया गया। कब निर्णय लिया गया, जून में 1920 में। क्या चलाने का, खिलाफत कमेटी चल रही थी और उसमें असहयोग चलाने का निर्णय लिया गया। तो फिर हम देखते हैं अब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का निर्णय जून 1920 में लिया जा चुका था। आपने देखा कि इलाहाबाद में लिया गया था। तो इसे स्वीकृति कब मिलती है, सितंबर 1920 में। और कांग्रेस के मंच से इसे स्वीकृत किया जाता है। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और स्थान था कलकत्ता। तो असहयोग शुरू करने के पहले ही 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है, अब इसके साथ सहयोग संभव नहीं है। और गांधी जी का लक्ष्य था कि 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। और इस असहयोग आंदोलन का मेन मोटिव था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। और इसका स्वरूप क्या था, बहिष्कार करना, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, स्वदेशी कपड़े अपनाना और विदेशी कपड़ों की होली जलाना। आप देखेंगे कि जब असहयोग आंदोलन चलाया जाता है उस समय जगह जगह पे
विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। और ये बहुत ज़्यादा सर्वाधिक सफलता विदेशी कपड़ों की होली जलाने में ही मिलती है। और देखेंगे आप कि औरतें जो थीं विदेशी चूड़ियाँ पहनना मना कर देती हैं, और पुजारी प्रसाद चढ़ाना मना कर देते हैं, जो विदेशी प्रसाद आता था उन सबको चढ़ाना मना कर देते। तो पूरी तरीके से असहयोग किया जाता है, किससे? ब्रिटिश सरकार का, उनका असहयोग किया जाता है। इसी दौरान 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कौन कौन सी? काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया और गुजरात विद्यापीठ की। तो होता क्या है कि असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है और बहिष्कार किया जाता है, कपड़ों की होली जलाई जाती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये कपड़ों के साथ निष्ठुर बर्बादी है। तो गांधी जी ने उनका उत्तर क्या दिया कि ये विदेशी कपड़ों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी का कहना था कि आप लोग हाथ से चरखा से खुद कपड़े बनाइए और घर का बना कपड़ा पहनिए, विदेशी कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम ब्रिटिश को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं। तो फिर ये आंदोलन अपने ज़ोर शोर पे चल रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। तो हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने, कुछ भीड़ जा रही थी, यही आंदोलन चल रहा था, तो पुलिस वालों ने उन पे कमेंट किया या फिर उन्हें मारा। तो पूरा गांधी जी का जितना आंदोलन होता था सब अहिंसक होता था। आपको जहां आंदोलन करना है करिए, लेकिन शांतिपूर्वक। आपको कोई मारे, आप मार खा लीजिए, लेकिन आपको बोलना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इसी 5 फरवरी को पुलिस चौकी पे जब ये सब अपना धरना दे रहे थे, वापस नारे लगाते हुए जा रहे थे, तो हाँ कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ के पीट दिया। तो पूरी भीड़ आगे बढ़ चुकी थी, फिर से वापस आए और 5 फरवरी 1922 को जितने पुलिस वाले थे उन सबको उसके अंदर, चौकी के अंदर बंद करके आग लगा दिया गया। गांधी जी से बहुत दुखित हुए, उन्हें इस बात की बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग वापस ले लिया। जब गांधी जी ने असहयोग वापस लिया, इसका भी लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने नहीं माना और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर 1930 में आता है दांडी मार्च। 1930 में दांडी मार्च आता है और दांडी मार्च में होता क्या है कि गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं। नमक पे टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा जो इतनी मामूली सी चीज़ है, जो हर घर में ज़रूरत की चीज़ है, उसके ऊपर टैक्स हम कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम नमक कानून मैं तोड़ूंगा। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में वो जाते हैं, यात्रा करते हैं। कहाँ से? नौसारी से। अपने स्थान साबरमती से स्टार्ट करते हैं, नौसारी, और नौसारी से आप याद रखिएगा नमक, दांडी नमक। तो आप देखते हैं कि 1930 में गांधी जी नमक आंदोलन के लिए चलते हैं, साबरमती से नौसारी तक जाते हैं। तो दूरी कितनी थी उस समय? 385 या 240 मील, दोनों का जिक्र होता है। अगर आपको ऑप्शन में 385 या 385 लगाइएगा, या फिर 240 मील। मोस्ट एप्रोप्रिएट 385 किलोमीटर ही है। तो यहाँ इतने की दूरी शुरू करते हैं और उसमें सदस्य कितने थे? 78। तो 78 सदस्यों को लेके जब वो शुरू करते हैं और गांव-गांव से वो गुजरते हैं, तो जो भी सुनता, पहले फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक ये तो होता नहीं था। होता क्या था कि कुछ लोग दौड़ते हुए जाते हैं, गाँव बताते हैं, अरे गांधी जी आ रहे हैं, हम सबके लिए ये कर रहे हैं। सारे गांव वाले देखते 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 देखते, पहले इरविन ने इसे बहुत ईज़िली लिया था कि अरे क्या कर पाएंगे ये लोग, जाने दो, कर रहे हैं करने दो। लेकिन जब ये इतना विकट रूप ले लिया कि देखते 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 हजारों लोग गांधी जी के साथ हो लिए। और जब मोतीलाल नेहरू ने इस यात्रा को राम की सेना का लंका गमन से किया था, इसकी तुलना जो गांधी जी चलते हैं, इसकी तुलना उन्होंने राम की सेना का लंका गमन से किया था। तो ये सफल होता है, वहाँ जाते हैं, गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाते हैं। तो आप डेट याद रखिए, 1930 दांडी मार्च। 1930 आप समझिए कि गांधी जी 30 साल के थे। एक को रिलेट करने के लिए बोल रहे हूँ, 30 साल के थे नहीं वो, तो 30 साल के थे, डंडे लेकर जा रहे थे। बस ये आपको रिलेट कर लीजिए डेट याद करने के लिए। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच ये दांडी यात्रा होती है, जो साबरमती आश्रम से शुरू होकर नौसारी तक जाती है।
गांधी जी की इस यात्रा की तुलना मोतीलाल नेहरू ने राम की सेना का लंका गमन से किया है। तो आप देख सकते हैं कि लंका गमन में जब जा रहे थे राम जी, तो कितनी बानरों की सेना इकट्ठी हो गई थी। तो फिर आपने देखा दांडी मार्च के बारे में। अब अगर मैं वीडियो आगे बनाती हूँ तो बहुत लेंदी, बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए उसे आप 2-3 बार देखें और लोगों तक पहुँचाएँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।